Hi, good evening. So we're going to discuss something about your question papers and your answer sheets. Okay. So what I have noticed now, you are not reading your question paper sometimes properly, and you are lefting out things. Okay. So how to give the maximum, the best possible exam? Let's focus on that. Okay. So I believe ki you should first read your question paper, read the whole question paper from start to bottom. Okay, read each and every question which is given over here. Okay, like suppose there are 10 questions, so 10 questions you have to read, and it will only take around 5 minutes. Just read your question paper. It will help your brain. What will happen? Your brain will understand कि okay, I have studied around 100 questions, okay, for this exam, and from here only 10 questions are coming. So your brain will be ready with the 10 questions, and it will try to remember all the important points regarding the 10 questions. What you can do, suppose in the 10 question, 1 or 2 points are very critical and which you may forget. Now you are remembering, but you might forget. Okay, so you can just scribble down the important points about that topic just in the side. उसके बगल में ही थोड़ा सा लिख लो कि ये important है, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये दवाई इंपॉर्टेंट है, ये दवाई का नाम, ये इसका डोज, जो भी तुम्हारा एकदम होता है ना कि फ्लैश ऑफ माइंड में याद आया उसको लिख लिए वहाँ पे. तो क्या होता है कि बाद में जब आप उसको बनाने जाओगे देन यू विल रिमेंबर कि ओ अच्छा दिस क्वेश्चन हैज़ दिस आंसर. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? suppose you are what you are doing now, you are read all the questions. Now suppose you are been given a question, ठीक है, जिसमें तुम्हारा 4 ऑप्शंस है, मीन्स 5 क्वेश्चंस है, और वहाँ पे लिखा हुआ है any 3. नाउ स्ट्रैटेजी क्या रहता है 2 मिनट में, जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 मिनट स्ट्रैटेजी क्या रहेगा कि सपोज यू आर कॉन्फिडेंट इन आइदर ऑफ द 2, मीन्स 5 में से कम 2 क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट है कि मैं इन दोनों पे बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, बट इन तीनों में यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उसमें से किसी एक में हम क्या लिखें. ठीक है, सो स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी बिल्डअप क्या रहेगा कि आप क्वेश्चन पेपर पे ही पहले ही मार्क कर लीजिए कि 5 में से हम 3 कौन सा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. तो योर ब्रेन विल बी रेडी कि हाँ ठीक है 5 क्वेश्चन आया उसमें से ये तीनों पे मुझे लिखना है. तो ब्रेन को क्या मिल जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा कि इसके बारे में हम सोचेंगे कि इसको हमको लिखना है. ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी हो गया. एक और गलती क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर देख के ना माइंड मेकअप नहीं कर पाते हैं. मीन्स हम भी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं आंसर लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं आंसर लिख रहे हैं. हमारा ना माइंड मेकअप नहीं कर पाता है कि कौन सा क्वेश्चन को हम मुझे अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन को हमको ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा क्वेश्चन को हमको कम टाइम देना है, कौन सा टॉपिक जो है मुझे ज़्यादा नंबर दे सकता है, किस पे हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड है. तो माइंड मेकअप करने के लिए ना आपको 2 से 5 मिनट का जो टाइम है, ये मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए कि हाउ यू विल गिव योर एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम. ठीक है, जब क्वेश्चन पेपर का मान लीजिए 3 घंटा का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो 2 आवर्स अगर मान लीजिए कंप्लीट हो जाता है तो यू शुड टेक 1 to 2 minutes टू रिवाइज योर क्वेश्चन पेपर अगेन. मतलब क्या हुआ कि हम 1 से 2 मिनट में सारे क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लिए कि कहीं मुझसे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन पेपर कभी कभी लेंदी हो जाता है और होता क्या है कि हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, पता नहीं चलता है कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम लास्ट में था और वो मेरा छूट गया. ठीक है, तो क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है. उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं और लग रहा है कि ये लेंदी है, इस पर हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, वो मुझे एकदम नहीं आता, ब्लैंक पेपर छोड़ दिए, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन जो है उसको हम पूरा कर लेंगे जो मेरा 10 मार्क्स का है और उसमें कुछ ज़्यादा नंबर मिलेगा. तो आइडियली हम यहाँ पे पेज छोड़ रहे हैं और उसके बाद में हम उसको लिख रहे हैं. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हमको ये कंप्लीट हो जाएगा 3rd पार्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले जो ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ है उसमें हम लोग लिख सकते हैं, है ना. तो उससे क्या होगा ना, कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. और जब भी आंसर शीट जमा कीजिएगा, जमा करने से पहले में फिर से आप पूरा 1 से 2 मिनट में टोटल क्वेश्चन पेपर को ना पढ़ जाइए एक बार.
टोटल क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलिए। ये स्ट्रैटेजी अगर आप करिएगा तो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको 5 to 10 मार्क्स मिनिमम आपका इम्प्रूव होगा। ये हम चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, होना ही है। अब लिखते हैं आंसर शीट। आंसर शीट में क्या, आंसर शीट में सबसे पहले क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पेपर में मार्किंग दिया हुआ है उसी तरह से आंसर शीट का मार्किंग भी स्टार्ट होना चाहिए। सपोज मतलब मान लीजिए कि वही मैं लिखा कि आंसर सिस्टमैटिकली एज पर द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखा हुआ है, तो आपको आइडियली इसी तरह से बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पहले 4 लिख लिए, फिर 3 लिख लिए, फिर 2 लिख लिए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है और आपको नंबर भी कम मिलता है क्योंकि उसको खोजना पड़ता है। डोंट गिव हिम एक्स्ट्रा बर्डन, ठीक है, आप उनको एक्स्ट्रा बर्डन मत दीजिए। और एक क्या सेक्शन हो, क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर में ना सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे करके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है कि सेक्शन बी पहले लिखे, फिर सेक्शन ए लिखे, फिर सी लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस होगा वो सिस्टमैटिकली होना चाहिए। लेकिन और वो अच्छे से मार्क होना चाहिए कि मैं सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। अगर वो सेक्शन वाइज अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, आइडियली तो आपको ए बी सी डी करके लिखना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए बी पहले लिखते हैं, फिर डी लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, तो आइडियली बड़ा बड़ा सा एक लेटर में ऊपर में सेक्शन बी हाईलाइट हो जाना चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता चले। बहुत बार क्या होता है कि 2 एक्सटर्नल जो होते हैं वो मान लीजिए उनको सेक्शन बी और सेक्शन डी चेक करने दिया गया है और जो इंटरनल्स होते हैं उनको ए और सी दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन आंसर शीट का जो बी है एक पर्टिकुलर एग्जामिनर चेक करेगा और कोई नहीं करेगा। जब तक आप उसको हाईलाइट नहीं करिएगा एग्जामिनर उसको चेक नहीं कर पाएगा, उसको खोजने में दिक्कत होगा और वहाँ मार्क्स आपका चला जाएगा। तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए कि सेक्शन वाइज आप अगर लिखना चाहते हैं आप सेक्शन बांट सकते हैं, लेकिन आइडियली जो है आपको अकॉर्डिंग टू द रूल आपको जैसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है वैसे ही क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन के साथ में आपको मान लीजिए एनी 3 लिखा हुआ है, एनी 3 लिखिए। क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, एनी 3 लिखिए। तो आपके पास डी है, ई है, ये भी ऑप्शन में, ठीक है। तो आपने ए सेलेक्ट किया, बी सेलेक्ट किया, सी सेलेक्ट किया, तो वो करके आपके पास 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो डी और ई तो आप लिख नहीं रहे, ठीक। तो जो यहाँ पे ए न्यूमरल दिया हुआ है, जो आपका नंबर दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, उसी को आपको लिखना है। कहाँ लिखना है, सपोज ये आपका आंसर शीट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्जिन बनाना चाहिए। दिस इज़ योर मार्जिन। मार्जिन हाथ से नहीं बनाना चाहिए, मार्जिन एक स्केल से बनाना चाहिए। मैंने देखा कुछ लोग ना हाथ से ही बना दिए थे, कुछ लोग मार्जिन को बहुत छोटा बना दिए थे, ठीक है, वो भी गलत है। क्योंकि ये जो मार्जिन होता है, ये मार्जिन क्वेश्चन पेपर में जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिखने के लिए होता है और उसी के अकॉर्डिंग में जैसे मान लीजिए 1 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर में लिखो क्या लिखा हुआ है, देखो 3 का ए, तो 3 का ए लिखो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये भी एक पेपर है, तो ये 3 का मान लीजिए बी है, ठीक है, 3 का मान लीजिए सी है, हो गया आपका। अब 4 में हम देख रहे हैं कि 4 में आई लिखा हुआ है ना, छोटा 1 है, छोटा 2 है, ये आपका इस तरह से लिखा हुआ है। तो 4 में अपने मन से ए नहीं बैठाना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 का 1 ये लिखा हुआ है तो 4 का 1 ही लिखना है और वो हमेशा जो है वो लाइन के अंदर होना चाहिए। याद रखिएगा, जो मार्जिन आप बनाते हैं, एक फ्रेश पेज में मैं दिखाता हूँ आपको। जब आपका एक आंसर शीट मिलता है, ठीक है, ये आपका मार्जिन हो गया, तो यहाँ पे आप लिखिए 1 और 1 के बाद आप यहाँ आंसर लिखिए, ठीक है, 1 के बाद आप यहाँ आंसर लिखिए। फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो एक पेंसिल से एक लाइन खींचिए कि सेंस ऑफ कंप्लीशन 1 नंबर ख़त्म हो गया। फिर लिखिए 2 और 2 में अगर मान लीजिए कि ए और बी है तो 2 का लिखिए ए ऐसे करके, फिर उसके बारे में लिखिए, फिर उसके बारे लिख के फिर यहाँ पे एक लाइन खींचिए, फिर यहाँ लिखिए बी और फिर उसके बारे में लिखिए। दिस शुड बी योर आइडियल सिनेरियो। इस तरह से आपको लिखना चाहिए, ठीक है। यही तरीका होता है, एग्जामिनर को आपको हेल्प करना है कि मुझे ज़्यादा नंबर दो।
आप लोग काम ऐसे करते हो कि एग्जामिनर गुस्सा से और नंबर आपका कम कर देगा, ठीक है, कि ये तो एकदम पूरा हैप्पीली लिख दिया, इसका नंबर काटो, ठीक है, वो नहीं करना है, ठीक। तो ये चीज़ पे शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन का 2 रोल है। मार्जिन का पहला रोल क्या है कि एक तो आपको यहाँ पे नंबरिंग चेक करेगा एग्जामिनर कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया यहाँ पे। दूसरा चीज़ क्या होता है, जो मार्क्स आप लोग को हम लोग देते हैं ना, वो इसी पॉइंट पे देते हैं। कौन सा पॉइंट पे देते हैं? ऑलवेज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मार्जिन। वो जगह हम लोग को मार्क्स देने के लिए होता है, ठीक है। वहीं पे आप लोग कैलकुलेशन करना हम लोग के लिए आसान होता है। उसी में अगर आप लोग मार्जिन ही नहीं छोड़ रहे हैं या तो पूरा घिस घिस करके लिख रहे हैं, तो हम लोग को मार्क्स देने में भी दिक्कत होता है, उससे हम इरिटेट होंगे और आपका नंबर काटेंगे। दूसरा होता है पेन का कलर। पेन का कलर में हमेशा ब्लू एंड ब्लैक, ये 2 है, आपको हमेशा ब्लू एंड ब्लैक यूज़ करना है। ग्रीन कभी यूज़ नहीं करना है, रेड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज ब्लू एंड ब्लैक, और उसके साथ में अगर होगा तो पेंसिल, ब्लू ब्लैक पेन, और ये डॉट पेन होना चाहिए, इंक पेन नहीं, डॉट पेन और पेंसिल। ये हमेशा याद रखना, पेन हमेशा अच्छा यूज़ करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, पेन के साथ में क्या हो गया, एक ही पेन जो आप बाद में प्रैक्टिस में आप यूज़ करते हैं, उसी पेन को ही आप यूज़ करें एग्ज़ाम में भी। उससे क्या होगा, आपका स्पीड बनेगा और आपका हैंड राइटिंग ख़राब नहीं होगा, ठीक है। जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं, हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लिखने का एक हैबिट रहेगा एग्ज़ाम में, और आपका स्पीड मेंटेन होगा। क्योंकि लेंथी पेपर रहा, अगर आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पेपर का अगर आप स्लो हो जाते हैं, मान लीजिए सोच सोच के लिख रहे हैं, तो बाकी का जो मान लीजिए 20 नंबर पे आप बहुत टाइम दे दिए लॉन्ग क्वेश्चन पे, बाकी का जो 80 नंबर क्वेश्चन है उस पर आपको सिर्फ मान लीजिए 1 घंटा मिल रहा है, तो आप सोच रहे कितना प्रेशर पे हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, आइडियली क्या करना चाहिए, मान लीजिए हमारे पास 3 घंटा है, तो 3 घंटा में 60 × 3 180 मिनट्स मिलता है आपको, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में 10 मिनट्स मान लीजिए स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन पेपर को स्ट्रैटेजी बनाने में लगा दिए, तो 170 मिनट। और मान लीजिए 10 मिनट्स जो होता है, ठीक है, वो आपका जो एग्जामिनर लोग साइन करवाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, जो स्टेपल करवाते हैं उस समय, या लास्ट में रिवाइज करने के लिए 10 मिनट्स, तो 160 मिनट आपके पास ओवरऑल एग्ज़ाम में बचता है। उसमें आपको 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मार्क्स के लिए हमको कितना मिनट मिल रहा है, 160 बाई 100 160/100 मिल रहा है आपको टोटल, ठीक है। तो करीब 1.6 मिनट मिल रहा है। तो 1 मार्क्स के लिए आपको 1.6 मिनट मिल रहा है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको 16 मिनट मिल रहा है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको 16 मिनट मिल रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको 8 मिनट मिल रहा है। ये स्ट्रैटेजी जब आप सीख जाइएगा कि मार्क्स और मिनट उसके हिसाब से जब आप चलिएगा, तो आपको ना प्रैक्टिस करने में ना एक हैबिट बनाना होगा कि अगर इसको मैं शॉर्ट नोट की तरह लिख रहा हूँ तो ये 5 नंबर का होगा, तो इस पर जितना भी की पॉइंट्स है, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैं 8 मिनट में लिख लूँगा, ठीक है। लिखने का तरीका जो हम लोग 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, हेडिंग लिखना होता है। पहले तो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उसको आप हेडिंग के फॉर्म में लिखिए, फिर उसका सब हेडिंग लिखिए, ठीक है। फिर एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, एक डायग्राम बनाइए, उस डायग्राम को लेबल कीजिए कि ये क्या चीज़ हम डायग्राम में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बारे में लिखिए, है ना, और उसके बाद उसका एक कंक्लूजन छोटा सा देके उसको एंड कीजिए। ये आइडियली एक क्वेश्चन पेपर को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि फ्लो चार्ट, ड्राइंग बनाना है तो उसको लेबल करना जरूरी है। और अगर उस क्वेश्चन पेपर के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज है, आप फ्लो चार्ट बना के लिखिए, आप ड्राइंग ऐड करिए उसको पेंसिल से। अगर आपको डिटेल में नहीं नॉलेज है तो आप पैराग्राफ लिख दीजिए। बट पैराग्राफ में भी क्या कीजिए, मैंने देखा है बहुत लोगों ने ऐसा किया था कि एक पैराग्राफ मान लीजिए आप लिखते हैं, सपोज यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, तो ये जो पैराग्राफ है मान लीजिए आपने लिखा, ठीक, इसमें आपको मान लीजिए कि ये लेटर वर्ड जो है, ये वर्ड जो है, ये सेंटेंस जो है, आपको लगता है कि उस क्वेश्चन के लिए ना ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर इन पॉइंट्स को ना देखेगा। अंडरलाइन कर दीजिए उसको, अंडरलाइन कर दीजिए, तो क्या होगा ना, एग्जामिनर इसको देखेगा और आपको आग बंद करके आपको 5 में आपको 3 दे देगा कम से कम,
पूरा पैराग्राफ उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना, या फिर जो हेडिंग सब हेडिंग जो होता है उसको अच्छा से लिखिए अंडरलाइन करके। पता क्या चलेगा, एग्जामिनर को उसी पॉइंट्स को देख लेगा, आपको 3 में हो सकता है और बढ़िया नंबर 4 नंबर दे देगा। ठीक है, परफेक्ट 5 में 5 लाने के लिए क्या करना पड़ सकता है, एकदम कि एकदम नंबर ही नहीं कटे। उसमें क्या होता है कि आप जितना उसको मतलब एलैबोरेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हुआ, ये आपका क्वेश्चन हुआ, एक सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन को आप यहाँ पे हाईलाइट किए, क्वेश्चन में जो मांग रहा है उसको लिखे, फिर उसके बारे में उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है उसको देखे। मतलब मान लीजिए कि एक 12 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा है एक्चुअली, देखो आप देखो नंबर कैसे मिलता है, फुल नंबर कैसे मिलेगा। ये मान लो लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर का है। जब ये 12 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम देख रहे हैं कि उसको लिखा हुआ है क्लासीफाई कीजिए, और क्लासीफाई करके उसमें आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में उसका डिटेल में लिखना है, फिर उसका साइड इफेक्ट लिखना है, और उसके रिलेटेड एगो इंडिकेशन एगो कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिया हुआ है। 12 नंबर को वो ऐसे करके तोड़ा है। जब आपके पास इस तरह से ब्रेकअप मिल जाता है कि 6, 4, 2, 1, 1 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे तो मैंने ऐड करने में गलती कर दिया, ये 14 नंबर मैंने बना दिया, ठीक है, सपोज ये 2 नंबर का था, ठीक है, तो 6, 2, 2, 1, 1 ऐसे करके, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपको ब्रेकअप मिल चुका है, आपको पता है कि कितना मार्क्स में कितना नंबर है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ये नहीं कि बैठ के एक पैराग्राफ बना दिए, ठीक है, और सोचेंगे कि 12 में हमको 12 मिल जाएगा, ठीक है, 4 को पेज लिख दिए तो 12 में 12 हमको दे देगा एग्जामिनर। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एग्जामिनर को जो क्वेश्चन वो मांगा था, उन्होंने 4 क्वेश्चन मान लो मांगा है, तो 4 या 5 क्वेश्चन के लिए उसको 4 या 5 पॉइंट ही चाहिए। जब आप उसको वो दे देते हैं ना, तो ऑलरेडी वो आपको नंबर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी वो आपको नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ जानना। अच्छा, उसके बाद क्या इरिटेट करता था मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ जो हमको बार बार करना पड़ रहा था कि MCQ, जब आप MCQ बनाते हैं, जब आप MCQ बना रहे थे, तो क्या होता है ना कि आप क्या करते हैं कि MCQ मान लीजिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12 का 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, है ना, और उसका ऑप्शन लिख दिए A, B, C, A ऐसे करके। नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। आपको जब एक MCQ दिया जाएगा, आप लिखिए 12 A, ठीक है, A का 12 का 1 का आंसर है A का आंसर है मेटफॉर्मिन फॉर एग्जांपल। ठीक है, ऑप्शन में मान ली मेटफॉर्मिन था, तो उस पूरे ऑप्शन को लिखिए आप। ये सही तरीका हुआ, क्योंकि एग्जामिनर को बार बार वो A को चेक करना पड़ जाएगा ना कि उसका A क्या था। अब एग्जामिनर को ABCD तो याद नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को आंसर तो पता है कि उस ऑब्जेक्टिव का आंसर ये था। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे उसको इरिटेट नहीं करेगा, एग्जामिनर इरिटेट नहीं होगा, आपको मार्क्स देने में उसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ऐसे एक्सटर्नल्स फिर और भी एक्सपीरियंस एक्सटर्नल्स आएंगे, उनके पास टाइम नहीं रहेगा, आपका नंबर चला जाएगा। आई डोंट वांट दैट। ओके, फिर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन। एग्जामिनर हमेशा देखना चाहता है कि जो बच्चा एग्जाम लिख रहा है वो कंप्लीट कर पाया कि नहीं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो वो कैसे देखेगा? वो वैसे ही देखेगा कि आप एक क्वेश्चन पेपर को लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का बारे में आप पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, उसको पूरा सजा के लिख रहे हैं, एकदम अच्छा से ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल से सजा के लिख रहे हैं। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आप एक लाइन बना रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं। ये लाइन जो है ना आपका, ये जो लाइन आप करते हैं ऐसे करके बहुत लोग करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन करते हैं, है ना, पेंसिल से करो इसको आप। ठीक है, ये ना आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन दिखाएगा। सेंस ऑफ कंप्लीशन मेरा जब भी हम एग्ज़ाम दिए हैं, अगर मतलब हम पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं, आधा घंटा पहले हम क्या करते थे, पेंसिल उठाए, स्केल उठाए, और सारा क्वेश्चन का एंड में क्या किए ना, उसको हम चेक किए। ठीक है, 1 का आंसर चेक किए, 2 का आंसर चेक किए। इससे भी जो चेक करते हैं ना कि इसका आंसर लिखें, इसका आंसर लिखें, लिख के क्वेश्चन पेपर में हम मिला लिए कि कोई आंसर मेरा क्वेश्चन तो छूट तो नहीं गया, और अगर छूट गया तो क्वेश्चन को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है ना? तो आइडियली क्या होता है कि हम क्या करेंगे, मान ली किसी के लिए स्पेस छोड़े हुए हैं तो उसको थोड़ा सा हम लिखेंगे, मेरे दिमाग में आ जाएगा कि आधा घंटा बचा है, हमको उसको भी लिखना है। तो होता वही है कि सेंस ऑफ कंप्लीशन जो करने के लिए आपको हर क्वेश्चन के बाद में एक लाइन खींचना जरूरी होता है।
जब आप एक लाइन लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर टाइमली कंप्लीट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचें और प्रैक्टिस करें। शॉर्ट नोट में देखो लिखा रहता है एनी फोर को आप हाईलाइट कर लीजिए, और जो आपका मतलब वाली 5 को दिया हुआ है या 6 को दिया हुआ है उसमें से 4 टॉपिक को आप टिक कर लीजिए, फिर उसको कंप्लीट करिए। और जब कंप्लीट करिएगा तो उसमें और एक बार टिक मार दीजिएगा, तब आपका दिमाग में रहेगा कि वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो आपका ब्रेन जो है ना उसको खुश होता है, बोलता है कि चलो सेंस ऑफ कंप्लीशन। अभी हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मेरा हो गया। अब मेरे पास 30 क्वेश्चन का अटेम्प्ट मैंने कर दिया, 30 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया, 70 मार्क्स का मेरा बचा हुआ है और मेरे पास 2 घंटा हाथ में है। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन को हैप्पी लगेगा, ब्रेन को खुश हो जाएगा, बोलेगा कि नहीं बढ़िया ये मेरे को 2 घंटा में, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेन वाई में क्या होता है ना, आपके पास देखो गलती आप लोग क्या करते हो, जब एक्सप्लेन वाई आप जान रहे हो कि 2 नंबर का है तो आप बहुत लोग क्या कर रहे थे ना कि बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख रहे थे, नहीं लिखना है। और जब 2 नंबर आपको दिया गया है तो 2 नंबर में कम से कम 4 लाइन तो मिनिमम लिखना चाहिए आपको। ये नहीं कि 1 लाइन लिख के छोड़ दिए और आपको लग रहा है कि आपको 2 में आपको 2 मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, ना मैं दूंगा ना कोई और देगा, ठीक है। योर फोकस शुड बी ऑन राइटिंग एटलीस्ट 4 लाइन फॉर 2 वर्ड्स, या फिर मतलब फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर मिला हुआ है तो 2 नंबर का वैल्यू होना चाहिए। एक चार्ट बना दीजिए, है ना, उसको समझा दीजिए, है ना, उसको एक्सप्लेन करिए काहे ऐसा हो रहा है ना। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, मान ली क्वेश्चन पेपर पहले ही खत्म हो गया, आंसर शीट कंप्लीट हो गया, तुरंत हैंडओवर नहीं करके उसको रिविजन करिए, देखिए कहाँ कहाँ आप गलती किए हैं, अपने से क्वेश्चन आंसर शीट को पढ़िए और पढ़ के उसमें आप क्या कीजिए, गलती निकालिए जो आपका एग्जामिनर पढ़ेगा, उससे पहले आप ही उसको करो। उससे क्या होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, जो आप लोग हमेशा कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं इसीलिए हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है। अगर आप रिविजन करिएगा ना तो स्पेलिंग मिस्टेक आप खुद सुधार दीजिएगा, ठीक है। जब आप धीरे धीरे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, किसी लोग का हैंड राइटिंग क्या होता है, ऐसे से लिखता है, कोई लोग ऐसे ऐसे करके लिखता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ना कि आप उसको स्लोली लिखो और सीधा लिखो और ऐसा लिखो कि पढ़ पाए आदमी, ठीक है। सी मुझे पता है डॉक्टर लोग का हैंड राइटिंग खराब होता है, बट आप अभी डॉक्टर बने नहीं हैं, आप एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट का हैंड राइटिंग से उसका मार्क्स भी कभी कभी डिटरमाइन होता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी जानता हो, अगर वो अच्छा से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा अपने आप का आंसर शीट में, तो एग्जामिनर मार्क्स भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो हैंड राइटिंग को प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का हैबिट डालिए, जितना लिखिएगा लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैंने बताया, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्या होता है कि आप रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि जब आप कोई चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं दवाई का नाम, तो उसको ना लिखने का प्रैक्टिस कीजिए रफ में जब आप स्पेलिंग लिखिएगा तो स्पेलिंग कभी गलती नहीं होगा। क्योंकि देखिए आजकल एक ही दवाई जो है, ठीक है, बहुत सारा ब्रांड में आता है और बहुत सारा अलग अलग दवाइयाँ जो है उसका ना ब्रांड नेम जो है ना वो सेम जैसा होता है। तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, गलती से एक दूसरा दवाई आप पेशेंट को दे दीजिएगा जो पेशेंट का जान ले सकता है, फिर आप पे कोर्ट केस हो सकता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मेडिकल साइंस में स्पेलिंग मिस्टेक होना ना एक तरह का क्राइम है। क्राइम मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, ठीक है ना। दवाई गलत नहीं होना चाहिए, दवाई का स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, इस पे पूरा फोकस होना चाहिए। इंग्लिश में गलती कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, दवाई का स्पेलिंग गलत कर दिए हो इसका मतलब आपका गलती है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जितना क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को एक कॉपी में लिखिए, डायरी में लिखिए और उसको डेली पढ़िए, उसको कम से कम सप्ताह में 1 दिन लिखिए सारा क्लासिफिकेशन को एक बार, तब आपको वो गलती नहीं होगा। उसके बाद राइटिंग एब्सर्ड आंसर्स। कुछ लोगों ने क्या किया था कि आपको दिया गया है कि मान लीजिए कि इसका कौन सा पॉइजनिंग है, तो मॉर्फिन पॉइजनिंग है, ठीक है। तो मॉर्फिन पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, नैलोक्सोन है, ठीक है, नैलोक्सोन है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मॉर्फिन पॉइजनिंग लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया एट्रोपिन। अरे भाई क्यों एट्रोपिन, क्यों, वाई एट्रोपिन यू आर राइटिंग? आपने ना उसको डायग्नोज सही से किया और आपने उल्टा पुल्टा अपने मन से कुछ लिख दिया, तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर खुश हो जाएगा? नहीं, एग्जामिनर भड़क जाएगा, उल्टा और नंबर काटेगा, अगला जो मार्क्स आपको रहेगा और नंबर कम कर देगा, ठीक है। तो ये बात को याद रखिए। उसके बाद क्या है, 2 चीज़, एक तो एग्जामिनर का माइंड को पढ़ना और उसको कभी कभी ब्लफ करना। सी एग्जामिनर को ब्लफ
आइडियली नहीं करना चाहिए। ये मैं कोई गलत चीज़ आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बट ब्लफिंग वही हुआ कि ये जानना है कि एग्जामिनर जो होता है, जो आपको कॉपी करेक्ट करता है, उसके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो ब्लफ आप कैसे कर सकते हो? ब्लफ करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या तरीका हुआ कि आप अगर मान लीजिए कि एक पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ में मान लीजिए आपका टॉपिक आया है, मान लीजिए एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन आपका शॉर्ट नोट आया है कि लिखिए एट्रोपिन पे शॉर्ट नोट। तो आइडियली क्या है कि आपके पास आपको मिला है एक पैराग्राफ, क्योंकि आपको लगता है कि आप उसको पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में लिखने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, कुछ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को आप लिख सकते हो अपने से, है ना, यूज़, सब यूज़, है ना। फिर क्या होता है, पूरा एक स्टेटमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। आप क्या किया, अंडरलाइन कर दिए। आप बाकी क्या लिखे हो, क्या नहीं लिखे हो, एग्जामिनर के पास भी उतना पढ़ने का टाइम नहीं है। वो देखता है कि टॉपिक था एट्रोपिन, वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस लिख दिया है, ठीक है, उस पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। वो ग्लोकोमा लिख दिया है, ठीक है, वो कुछ फंडस एग्जामिनेशन लिख दिया, कुछ भी जो याद आ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ लिख दिया है। फिर लिख दिया है कि एट्रोपिन काम कैसे करता है, मैकेनिज्म लिख दिया है। बिलीव करोगे, अगर 5 नंबर का शॉर्ट नोट अगर रहता है, तुमको कम से कम मिनिमम तुमको 3 नंबर मिल जाएगा, मिनिमम। क्यों? क्योंकि आपने एक पैराग्राफ लिखा है जो वो पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं है, और आपने मेन पॉइंट को हाईलाइट भी कर दिया है। तो आप एक तरह से एग्जामिनर को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एट्रोपिन पे 5 पॉइंट आपको याद था, उस 5 पॉइंट के चक्कर में आपने कम से कम 2 पेज लिख दिया, ठीक है, और उस 5 पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया। समझ रहे हो ना? तो यही चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि ये भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लास्ट रिसोर्ट में इसी को करिए। यही सब मैं चाह रहा था कि ये सब पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस करूं। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, मैं 27 मिनट्स लिया हूँ सिर्फ आपको ये समझाने के लिए आप क्या गलती कर रहे हो और कैसे आप उससे बच सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।